अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुन आज़मी और जी हमेशा की तरह आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात शुरू करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान से। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी 14 अगस्त भी गया है और साथ ही साथ 15 अगस्त भी। 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, पता है पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान जो है उसकी कोई आज़ादी नहीं हुई थी बल्कि बनाया गया था। ऐसा वैसा बहुत सी बातें ये लोग आप लोग सब करते ही हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों ने सेलिब्रेशंस की। अब जी पाकिस्तान में जो सेलिब्रेशन हुई वो तो आपको पता ही है कि वो तो पूरा टाइम हम यही बताते रहे कि हमने जी अफ़गानिस्तान को मज़ा चखा दिया, हमने भारत को मज़ा चखा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। उसमें कोई भी हमारी अचीवमेंट जो है पाकिस्तान की वो नहीं बताई गई। किसी ने ये नहीं बताया कि इकोनॉमी में हमने क्या किया है 79 इयर्स में, एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने ज़रूर भाषण दिया। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी भाषण दिया और दोनों ने अपनी-अपनी बातों में या अपनी-अपनी जो उन्होंने एड्रेस किया जो इवेंट्स में, उसमें उन्होंने यही बताया कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी और अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन कुछ भी कर देंगे हम, लेकिन हम डैम नहीं बनाएँगे। हम कोई वाटर स्टोरेज के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे। हाँ, हम अपने पड़ोसियों को ज़रूर धमकी देते रहेंगे। लेकिन खैर आसिफ अली ज़रदारी साहब की अगर बात की जाए तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि जी भारत जो है वो अखंड भारत की बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो है वो हम 4% हिंदू फैमिलीज़ हैं जिनको हम टॉलरेट कर रहे हैं। जी हाँ, यही वर्ड यूज़ किया गया आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से कि जी हम जो है वो हमारे यहाँ जो है 4% हिंदू फैमिलीज़ हैं और वो भारत से ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं। वो तो सभी जानते हैं सर, वो मियाँ मिट्ठू को कौन नहीं जानता। मियाँ मिट्ठू कैसे-कैसे उठा के ले जाता है हिंदू बच्चियों को, वो कौन नहीं जानता। और उसके बाद ये कहना कि जी अब सिर्फ 4% हिंदू फैमिलीज़ रह गई हैं। ये मेरा ख्याल है कि बताते हुए आसिफ अली जरदारी साहब को थोड़ी-सी शर्म तो आनी चाहिए थी, लेकिन खैर उनको नहीं पता कि वो शर्म क्या चीज़ होती है और कैसे आनी होती है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने अगर कह ही दिया, अपने मुँह से 4% कह रहे हैं और उसके बाद जो हाल यहाँ पर है माइनॉरिटीज़ का, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल हमें वही वाली बात है, हमें हम दूसरों के पाप गिनाते हैं और अपने पाप हमें दिखाई नहीं देते और फिर बार-बार कहेंगे कि जी भारत में मुसलमानों का ये हाल है, तो भारत में मुसलमानों का वो हाल है। तो आप अपने एग्ज़ाम्पल सेट कर लीजिए कि आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ का हाल बहुत अच्छा हो जाए, चाहे वो पारसी कम्युनिटी हो। पारसी कंपाउंड जो कराची में कभी हुआ करता था, अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है और कितने ही पारसी कम्युनिटी के लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इसी तरीके से चाहे वो हिंदू फैमिलीज़ हों, क्रिश्चियंस हों या कह लीजिए सिख हो या किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो, वो सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में रहते हैं और अक्सर तो चले भी जाते हैं। जो थोड़ी बहुत सिखों के साथ हम बहुत लाड-प्यार दिखाते हैं और कहते हैं जी सिख हमारे भाई हैं, ऐसा है, वैसा है, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया उनके लिए और बहुत हम कहते हैं कि जी हमने उनके लिए बनाया करतारपुर कॉरिडोर, वो भी इसीलिए क्योंकि खालिस्तान खालिस्तान वाली पार्टी जो कनाडा में रहती है, उनको सपोर्ट करने के लिए। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे यहाँ जो जिसका इंटरव्यू चल रहा था या जो बड़े-बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे दिखाई दे रहा था, वो था पुन्नू। जी हाँ, वही वो जो कनाडा से बैठ के कहते हैं ना, मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूँगा, इंडियन पार्लियामेंट पे, कभी इंडियन एयरलाइन पे अटैक कर दूँगा, कभी ये कर दूँगा। इस किस्म के बातें करने वाला जो है, उसको मुसलसल ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसपे दिखाया जा रहा था, बल्कि कुछ हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन जो यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, मैंने 1-2 बार उनके यहाँ भी देखा और मुझे हैरत भी हुई और अफ़सोस भी हुआ कि इन लोगों को क्या हो गया। खैर, हमने तो खैर इस तरह से कह लीजिए कि इंडिपेंडेंस डे या 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया कि एक दिन पहले से जो है वो इवेंट्स चल रहे थे और उसमें सिर्फ डिफेंस 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 की ही बात की जा रही थी। बाकी ऐसा लगता था इस कंट्री में और कोई काम होता ही नहीं। लेकिन खैर भारत की भी अगर हम बात कर लें तो पीएम मोदी ने भी जो है वो अपना भाषण दिया, इवेंट अटेंड किया और टेक्नोलॉजी और कई दूसरी चीज़ों के बारे में, यूथ के बारे में बात की। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस की गई वो ये कि मोदी जी जो है वो उल्टा फ्लैग लगा कर आ गए। अब यकीन करें, अगर ये उल्टा फ्लैग यानी उल्टे से मेरा मतलब है कि पहले जो है वो रेड या ऑरेंज वो रंग होता है, उसके बाद व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होता है और इस वक़्त मोदी जी ने जो लगा रखा है पॉकेट में फ्लैग, वो ग्रीन है, व्हाइट है और फिर जो है वो ऑरेंज या रेड है। तो अगर
लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर ये कांग्रेस वालों ने किया होता या राहुल गांधी ने किया होता तो राहुल गांधी को इतने ताने पड़ चुके होते कि वो 2 दिन घर से बाहर ना निकलते। लेकिन मोदी जी के इस ब्लंडर पे कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब लोग एकदम खामोश बैठे। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा है कि मोदी जी असल में ये इसलिए किया था क्योंकि वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको खुश करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि इटली का जो फ्लैग है उसका कलर किस तरीके से, जी हाँ, पहले रेड है, फिर व्हाइट है और फिर ग्रीन है। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि चलो कलर थोड़े मैं इधर उधर कर देता हूँ। तो उन्होंने जी भारत का जो फ्लैग बनाया गया उनके लिए, जो ड्रेस मोदी जी को किया गया, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने जो है फ्लैग उल्टे कर दिए कलर्स। लेकिन कोई बात नहीं, वही वाली बात है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। खैर मोदी जी थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे, कई बार अपनी जो भाषण देते देते थोड़ा सा अटक भी गए और उसके बाद कई जगह पानी पिया और उसके बाद दोबारा बोले। तो उसको भी कांग्रेस और दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लेकर बहुत हंगामा कर रही है, या कह लीजिए सोशल मीडिया पर बहुत उस पर बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में भी जो कुछ हुआ या जिस तरीके से इवेंट किया गया, जिसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया इस्लामाबाद में जो है उसके सारे दरख्त काट दिए गए और उस पर कई बिलियन रुपीस जो है वो खर्चा किया गया सिर्फ यादगार बनाने के लिए कि जी हमने जी ऑपरेशन सिंदूर या मार्का हक में लड़ाई की थी और उसके बाद हम जीत गए। खैर ये एक अलग अलग ही डिबेट है कि कौन जीत गया, इसलिए कि ये वाहिद लड़ाई है जिसमें दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए, दोनों खुश हुए। असल असल बात तो यही है कि खुश होना चाहिए, चले वो भी खुश और हम भी खुश। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी एयरबेसेस जो है वो चली गई बेचारी, उनके ऊपर भारत ने अटैक कर दिया और उधर से अगर देखा जाए तो हमारे लोग जो है वो जहाज गिराने में लगे हुए। लेकिन इस बीच में कर्नल दानवीर जो हैं वो अपनी वीडियोस आजकल बड़ा धड़ाधड़ बना रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बहुत दिन से सोचा करती थी कि इनको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपनी बनानी चाहिए और नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन ये कि अभी आजकल वो पाकिस्तान के पीछे तो अक्सर ही पड़े रहते हैं। तो खैर एक बार फिर उन्होंने जो है वो अपनी वीडियो में पाकिस्तान का जिक्र किया है और सुन लेते हैं। फैसिलिटी अपने ही मुल्क के अंदर होनी चाहिए, आप किसी और मुल्क के ऊपर ना निर्भर हो, और वैसे भी कोई आपको इन चीज़ों में हेल्प नहीं करेगा। अब अगली बात करते हैं भारत की हाइपरसोनिक जर्नी के बारे में कि भारत की हाइपरसोनिक जर्नी क्या है। तो ये बहुत बेहतरीन स्लाइड बना हुआ है, आप अलग अलग तस्वीर देख सकते हैं और इंडिजिनस हाइपर सोनिक कैपेबिलिटी से भारत मजबूत बनेगा और सेफ बनेगा। आप और हम, हमारी लाइफ सेफ होंगी क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी, तो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा और जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है वो नहीं कर पाएगा। जब तक वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का न्यूक्लियर का एन बोलेगा तब तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स उसके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगी, न्यूक्लियर मिसाइल्स को तबाह कर देगी। क्योंकि याद रहे कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क को, आप कह सकते हैं कि बिना पॉपुलेशन की को या बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ख़त्म करे बगैर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, उनका हार्डवेयर, उनकी मिसाइलें आप तबाह कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पता नहीं क्या क्या तबाह करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कर्नल दानवीर, और बता रहे हैं कि जी ज़्यादा पॉपुलेशन को डैमेज किए बगैर ही, यानी पाकिस्तान अभी न्यूक्लियर का एन भी नहीं बोला होगा तो इतनी देर में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। यहाँ पे मुझे अक्षय कुमार की मूवी का सीन याद आ रहा है कि जोर जोर से बोल के सारा प्लान बता दो। तो बिल्कुल कर्नल दानवीर भी जो है जोर जोर से बोलकर सारा प्लान बता देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग क्या वो भंग के लड्डू खा के सोए हुए हैं, या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप को कैसे बचाना है? तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं हरगिज इस फेवर में नहीं हूँ कि पाकिस्तान और भारत लड़े, और बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए पाकिस्तान भारत को, और एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा दोस्ती यारी ना रखें,
लेकिन ये खतरा एक दूसरे के बारे में नहीं होना चाहिए कि कभी आप हमें जो है वो न्यूक्लियर का एंड बोलने से पहले भी उड़ा देंगे और हम आपको आपका ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है इसकी चाबी भरने से पहले हम कुछ कर गुजरेंगे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस जो हैं वो कर्नल दानवीर बनाते हैं। वैसे मेरे पास भी जब पैसा आ गया ना, मैंने ऐसा स्क्रीन लेना है और उसके बाद जो मैं बताया करूंगी ना, तो आप लोग थर थर कांपा करेंगे कि पता नहीं अब पाकिस्तान क्या करने वाला है। लेकिन शुक्र करें मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं स्क्रीन ले पाऊं। लेकिन बहरहाल चाहे वो कर्नल दानवीर हो, चाहे वो मेजर गौरव आर्य हैं, दोनों जो अपनी वीडियोस बनाते हैं वो यकीनन पाकिस्तानी बहुत शौक से देखते हैं और हमें बहुत सी चीजें जो है वो सीखने को भी मिलती हैं। डेफिनेटली ये जो टेक्निकली जो चीजें बता रहे होते हैं वो हमें नहीं आती, वैसे हमें देखकर भी नहीं समझ में आता, ये अलग बात है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कुछ चीजें हम समझ जाते हैं, तो इतने भी हम लोग जो है वो बेवकूफ नहीं है। लेकिन बहरहाल एक ये जरूर बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक दूसरे को सोचकर ही मिसाइल्स और वेपन्स और फाइटर जेट ले रहा होता है। हालांकि भारत वाले कहते नहीं हमने तो चाइना के लिए लिया है, लेकिन हम सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, हम सीधे सीधे कहते हैं हमने भारत के लिए लिया, इसलिए कि अफगानिस्तान के पास तो खुद के पास कुछ नहीं है जो कि हमारे बकौल, और इसलिए हम तो उनसे ऐसे ही लड़ते जैसे आप लोग चाइना से लड़ते हैं, यानी कि ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक चल रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे का जितना नुकसान उसमें कर सकते हैं वो कर देते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ते हैं कि हम बहुत ज्यादा मिसाइल्स और ये वो सब कुछ नहीं चल रहा होता, लेकिन हाँ बॉर्डर के ऊपर हर वक्त कुछ ना कुछ अटैक्स चल रहे होते हैं। और उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी जबकि हमारा हर बॉर्डर एक्टिव है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो है उनके साथ अगर हमारी दोस्ती यारी नहीं तो इस किस्म की टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो। और ईरान के साथ तो वैसे ही हम पंगा लेने के चक्रों में नहीं है। खैर मेजर गौरव को भी सुन ही लेते हैं। 6 अगस्त को नजरान में हमला हुआ है। ये नजरान है, यहां पे हमला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले ईरान ने डायरेक्टली भी हमले किए हैं और कई बार करें। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि मेजर साहब एक बात बताइए, आप पुराने गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हैं? 7 अगस्त क्या हुआ? 3 दिन पहले की तो बात है। 7 अगस्त को हुआ है और आप पूरा जून जुलाई अगस्त पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप। भाई साहब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल 2025 सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, ये जो नई डील है कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ तुर्की ऐड हो गया है। जो नई डील है उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अब तुर्की आ गया, दैट्स इट, बीच में उसको ले आए। इसके अलावा जो असल में डील हुई थी वो तो पिछले साल हो चुकी है। पिछले साल सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ऑलरेडी ये डील साइन कर चुके हैं कि एक पे हमला मतलब दूसरे पे हमला। उसके बाद ईरान ने तो इनका तबला बजा दिया अच्छी तरीके से, इनको मार मार के दौड़ाया सऊदी वालों को ईरान ने। तब पाकिस्तान की डील ऑलरेडी साइंड है। तो अब ये जो बात करते हैं जीने मरने की, दोस्तों ये सब बेकार की बातें हैं, ये ऑप्टिक्स है बस दुनिया को दिखाने के लिए। इसमें होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। अब इसमें अगर होने जाने वाला कुछ भी नहीं है तो मेजर साहब आप घबरा क्यों रहे हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। डील हमारी और सऊदीया की है। अगर हम सऊदीया के लिए कुछ नहीं करेंगे तो सऊदीया भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। फिर सऊदीया भी पाकिस्तान को जो कभी 1 बिलियन 2 3 4 बिलियन हम मांगते रहते हैं और उसके बाद जब वापस करने का टाइम आ जाता है तो कह देते हैं जी और थोड़ा टाइम और दे दीजिए और 1 साल बाद दे देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहा जाएगा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान कुछ भी करे सऊदीया के लिए या किसी और कंट्री के लिए, तो ईरान के साथ तो बिल्कुल पंगे नहीं ले सकते। ईरान जिस तरीके से ईरान ने बाकी गल्फ कंट्रीज को मजा चखाया है या जैसे अटैक्स किए, वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में ईरान के साथ किसी किस्म की नाराजगी लेगा। पाकिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है वो तो है ही, लेकिन जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी एक तरह से ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका इजराइल और ईरान की, उसमें वो हर तरह से जो है वो ईरान के साथ है। अब ये और बात है कि पाकिस्तान के जो पावरफुल लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, जो पाकिस्तान में फैसले करते हैं, वो अपने तौर पे कह देते हैं कि जी उन्होंने जो है वो कह लीजिए कि ईरान के बजाय उन्होंने सऊदीया का या अमेरिका का साथ देना है। लेकिन बहरहाल जो आम पब्लिक है वो तो ईरान के साथ ही है और उनको लगता है कि ईरान के साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह के पंगे अगर या लड़ाई झगड़ा कोई अगर ईरान के साथ भी ले लिया तो यकीनन ये तीसरा बॉर्डर एक्टिव करना जो है वो हमें और भी ज्यादा भारी पड़ सकता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंडियन कह लीजिए जर्नलिस्ट हो चाहे इंडियन
मीडिया के लोग हों, चाहे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हों, यानी एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो वीडियोस बनाते हैं, मेरे ख्याल है अगर उनको ये सोचने के बजाय पाकिस्तान के लोग के जी ये तो इंडियन है, ये हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसके बजाय अगर आप उनकी वीडियोस को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो हमसे हमदर्दी ही कर रहे हैं। हमारा पिटना, हमारा कर्जा लेना, हमारा हाल खराब हो जाना हरगिज भारत के हक में नहीं है। और इसीलिए वो लोग भी यही चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इंसान के बच्चे बन जाएं, हमारे यहाँ भी ट्रेड शुरू हो और हमारे भी हालात जो है वो पहले से बेहतर हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं उनको ये बात समझनी होगी, बजाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव तरीके से सोचें और चीजों को लें। यहां पे उल्टा जो प्रेसिडेंट अहमद अल शरा है, सीरिया का राष्ट्रपति, वो कहता है कि साहब हमें इजराइल के साथ एक डील साइन करनी है एंड वी आर वर्किंग वेरी एक्टिवली। तो आप ये देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ये अहमद अल शरा है, ये किसका आदमी है? हु कंट्रोल्स अहमद अल शरा? तुर्की। ये टर्किश इंटेलिजेंस का एसेट है अहमद अल शरा। और अहमद अल शरा क्योंकि टर्किश इंटेलिजेंस का एसेट है, जो टर्की है, टर्की मुंह से कुछ भी बोले टर्की मुंह से कि ये है इजराइल बुरा है और फिलिस्तीनियों को पूरा हक दे दो और इजराइलियों को मार दो, कुछ गाना गाए, कुछ भी गाना गाए, टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। बिल्कुल जी। और ना सिर्फ टर्की बल्कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के साथ साथ ही जो है वो पाकिस्तान भी यही चाहता है कि इजराइल के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं। और जो इजराइल के लिए कई बार यहाँ पर बात भी हुई है और उसके बाद एक हंगामा भी शुरू हो गया, इसलिए कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो ऐसा नहीं चाहता। लेकिन कई बार इल्जामात लगे हैं इमरान खान के ऊपर भी, उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि जी ये लोग कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अभी इस वक्त अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो वहां पर आपको इमरान खान दिखाई नहीं देंगे, वहां पर आपको इमरान खान का नाम भी लेते हुए दिखाई नहीं देंगे जो हमारे न्यूज पढ़ने वाले हैं या जो हमारे एंकर हैं। लेकिन वो नेतन्याहू को दिखाते हैं, वो नेतन्याहू का नाम भी लेते हैं, नेतन्याहू के बारे में कोई बात भी हो जाती है कभी कभार हमारे टीवी चैनल्स पे वीकली। लेकिन ये कि इमरान खान जो है, इमरान खान तो भाई उनका तो कोई इमरान खान के नाम का जो है पहला वर्ड भी ना बोले, ये हाल कर रखा है। तो होना तो ये चाहिए कि आप हर एक का जो रिलीजन होता है वो उसका एक पर्सनल मैटर होता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की स्टेट का जो भी रिलीजन है उसको एक अलग तरफ रखना चाहिए और हमारे टर्म्स हर एक के साथ होने चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हैं और इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही हम रहेंगे, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, तो फिर चाइना क्या है भाई? चाइना के साथ जो सुबह से रात तक हम उनके गले में लटके रहते हैं चाइना के, और कहते रहते हैं कि हमारी और चाइना की दोस्ती तो समंदर से गहरी है और पहाड़ों से ऊंची है और शहद से मीठी है और ऐसी है और वैसी है, तो चाइना तो किसी भी खुदा को नहीं मानता। तो फिर हम चाइना के दोस्त और बेहतरीन दोस्त और बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए? और वैसे भी जब आप किसी से इतना पैसा लें जितना पैसा हमने चाइना से पकड़ रखा है, तो उसके बाद वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा बॉस हो जाता है। इसलिए कि उधार लेने की या लोन लेने की या किसी से इन्वेस्टमेंट करवाने की और उसके बाद काम ना करने की भी कोई हद होती है, और उससे उस लिमिट से हम बहरहाल बहुत आगे जा चुके हैं। और ना ही आपका दोस्त जिससे आप कितनी गहरी दोस्ती हो, कि आसमानों से ऊंची और पहाड़ों से ऊंची और मीठी और कैसी कैसी, वो आपको जब आपके यहाँ जब इन्वेस्टमेंट करता है या आपको अगर लोन देता है तो वो आपसे आपकी चीजें जो है वो मॉर्गेज नहीं करता जो चाइना करता है। तो यकीनन पाकिस्तानियों को इस वक्त अकल पकड़ने की जरूरत है कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। और अगर चाइना हमारा दोस्त नहीं है तो जैसे कहते हैं ना कोई हमारा दोस्त है ना कोई हमारा दुश्मन है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है और ना भारत हमारा दुश्मन है और ना ही सऊदी अरेबिया या चाइना हमारा दोस्त है। ये बात हमें समझनी होगी। हर एक अपने बेनिफिट्स देखता है। आप किसी के लिए अगर फायदेमंद होंगे तो वो आपसे बात करेगा, और अगर आप उससे सिर्फ खींचेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपसे बात नहीं करेगा। तो अब ये फैसला आपके अपने ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप किसी के लिए बेनिफिट किसी को देकर किसी के लिए कोई फायदेमंद कंट्री बनना चाहते हैं, या आप सिर्फ किसी को डैमेज करके और हर तरह से अपना ही नुकसान करना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन यकीनन पब्लिक जो है पाकिस्तान की, वो हर एक के साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहती है और आराम से रहना चाहती है। और सबसे बढ़कर
पब्लिक जो है पाकिस्तान की वो चाहती है कि उसकी इकोनॉमी बेहतर हो, उसको दर दर भटकना ना पड़े अपने बच्चे की फीस देने के लिए, अपने के लिए मेडिसिन या घर में राशन डालने के लिए उसको परेशानी का मुंह ना देखना पड़े, जो डेफिनेटली इस वक्त देखना पड़ रहा है। बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।